बदलते पहाड़ भाग 7 बढ़ते शहर। अरे भैया, ये वॉक नाउ मॉल चलोगे? हाँ जी। 2 सवारी है, कितना लोगे? 40 रुपया भैया। चलो फिर। चीकू, चल बेटा, रिक्शा मिल गया। हाँ दादू। साहब, आज रास्ते में बहुत जाम है, तो रुक कर ही चलना पड़ेगा लग रहा है। अरे इस रास्ते में तो हर शनिवार ही जाम लगा रहता है। कोई बात नहीं, देर से ही सही पहुंचा देना। दादू, ट्रैफिक जाम क्यों लगता है? किसी भी वजह से लग सकता है बेटा, पर अक्सर जब भीड़ बढ़ जाती है तो लग जाता है। वैसे आजकल तो हर जगह ही लगता है, खास तौर पर तब से जब से तुम्हारा ये नया मॉल आया है। दादू, क्या आपके टाइम पे मॉल नहीं था? बेटा, मॉल क्या, हमारे टाइम पर तो ये आधे से ज्यादा शहर ही नहीं था, खाली जंगल था सब कुछ। तो फिर यहाँ था क्या? गिनी चुनी 2 दुकानें, एक आध स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन और बस अड्डा। हैं? अगर आपके पास मॉल नहीं था तो आप बचपन में मूवी देखने और गेम्स खेलने कहाँ जाते थे? गेम्स तो हम घर पर ही खेल लेते थे, और मूवीज क्या होती हैं हमें पता ही नहीं था। देखो, ये वाली जो बड़ी कॉलोनी बनी है ना, यहाँ गेहूं धान के खेत हुआ करते थे, और जहाँ तुम्हारा मॉल है ना, वहाँ पर खूब घने जंगल होते थे एक टाइम पर। सब देखते ही देखते ऐसा बदला। हाँ, सही कह रहे हो साहब, हमने तो कितने ही खेतों को प्लॉटिंग में बदलते हुए देखा है। अच्छा, आप तो बहुत बोर हो जाते होगे ना दादू? नहीं बेटा, बोरियत कैसी। आप तो मॉल में कार राइड नहीं कर पाते होगे और आपके पास प्ले रूम भी नहीं होगा। पूरा खेत ही हमारा प्ले रूम था बेटा। जब ये रोड, बिल्डिंग और मॉल नहीं थे ना, तो खेत खलिहान हुआ करते थे, हमारा मन लगा रहता था। तुम्हारी तरह रिमोट वाली बाइक और कार में न खेलकर हम एक दूसरे के साथ नए नए गेम बनाकर खेलते थे। और सबसे मजे की बात बताऊं? क्या दादू? कोई ट्रैफिक जाम नहीं होते थे। अच्छा। ये लीजिए साहब, आ गया आपका मॉल। चलो बेटा, ये लीजिए भैया जी। कभी किसी ने सोचा था कि ये छोटे छोटे शहर महानगरों की कार्बन कॉपी बन जाएंगे? बिल्डिंग पे बिल्डिंग, रोड पे रोड और गाड़ी पे गाड़ी। एक वक्त था जब उत्तराखंड के देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर जैसे शहर हरे जंगल, बड़े बड़े खेत खलिहानों और ठंडी हवाओं के लिए जाने जाते थे। लेकिन आज हर तरफ कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, पहाड़ों को काटकर अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, नदियों के किनारे रिजॉर्ट खड़े हो गए हैं और हर घाटी में एक नया बाजार उग गया है। ये है तेजी से बढ़ रहा शहरीकरण, जो न सिर्फ अनियोजित है बल्कि तबाही कारक भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हर्षिता मेहता और आप सुन रहे हैं बदलते पहाड़, क्लाइमेट चेंज पर हमारी एक खास रेडियो सीरीज उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 FM पर। आज हम लेकर आए हैं इसी सीरीज का 7वां एपिसोड, बढ़ते शहर, जहां हम समझेंगे कि उत्तराखंड में अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण कितनी तेजी से हो रहा है और इस बदलते शहरीकरण का प्रकृति पर क्या असर पड़ रहा है। इस तीव्र और अनियोजित शहरीकरण ने हमारी जमीन की रूह को छील दिया है। जहाँ जंगल थे वहाँ अब सीमेंट है, जहाँ खेती होती थी वहाँ अब बैंकेट हॉल से लेकर मॉल सब बन गए हैं, जहाँ चिड़ियाएं गाती थी वहाँ अब हॉर्न बजते हैं। यही है पेड़ों की कटाई या डिफॉरेस्टेशन, और इसका नतीजा है पर्वावास हानि या हैबिटेट लॉस। जिन जमीनों पर कभी चीतल, बाघ और पेड़ होते थे वहाँ अब गाड़ियाँ और उनसे निकलता हुआ धुआं है। इकोसिस्टम बिगड़ गए हैं, पानी, मिट्टी और हवा तीनों जख्मी हो चुकी हैं। जो संसाधन प्रकृति ने हमें दिए थे उनका उपयोग नहीं, दुरुपयोग हुआ है। पानी की कमी, बिजली की खपत, खेत खलिहानों का कॉलोनी में तब्दील होना, उपजाऊ मिट्टी नष्ट होना, अस्वच्छता और बढ़ती बीमारियां, ये सब शब्द अब सिर्फ रिपोर्ट्स में नहीं, हर रोज की जिंदगी में दिखने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात, कंक्रीट सिर्फ जमीन पे इमारत नहीं बनाता, धरती की सांस भी रोकता है। ये गर्मी अब्सॉर्ब करता है और रात को छोड़ता है। इसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। इस गर्मी में न पेड़ बचते हैं न प्राणी,
और जब कंक्रीट जमीन पर छा जाता है, पानी जमीन में नहीं जा पाता, ड्रेनेज सिस्टम भी फेल हो जाते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज बंद हो जाता है और बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है। लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए शहर भी बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हम तैयार हैं, या फिर एक ऐसी दौड़ में हैं जहां अंत में प्रकृति ही पीछे रह जाएगी? ज्यादा जानकारी के लिए चलिए बात करते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर दीप्ति नेगी से, जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंसेज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। स्वागत है मैम आपका हमारी रेडियो सीरीज में। थैंक यू सो मच हर्षिता। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि उत्तराखंड के कई शहरों में बहुत तेजी से शहरीकरण हो रहा है। क्या आप हमें बताएंगे कि ये अर्बन ग्रोथ कितनी प्लान्ड या अनप्लान्ड है? हाँ हर्षिता, वैसे तो उत्तराखंड में डेवलपमेंट प्लान्ड और अनप्लान्ड दोनों ही तरीके से हो रहा है, लेकिन अर्बनाइजेशन मोस्टली अनप्लान्ड होने के साथ साथ अनरेगुलेटेड भी है। पिछले कुछ दशकों में उत्तराखंड के मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म सेक्टर में काफी वृद्धि हुई, जिस कारण अर्बनाइजेशन भी बहुत तेजी से बढ़ा और यह डेवलपमेंट बिना प्रॉपर अर्बन प्लानिंग के हुआ। और मुख्य चिंता का विषय यह है कि यह रैपिड और एक्सपेंडेड अर्बनाइजेशन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में भी हुआ है, जैसे कि स्टीप स्लोप, बाढ़ के मैदान आदि। इस अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा है, जिसके कारण लैंडस्लाइड और अन्य एनवायरमेंटल इश्यूज सामने आ रहे हैं। जी मैम, ये अनियोजित विकास किस तरह से लोकल इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रहा है, और ये लैंड यूज चेंज कितना गहरा प्रभाव डाल रहा है बायोडाइवर्सिटी और लोकल क्लाइमेट पे? अर्बनाइजेशन का लोकल क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसमें मुख्य रूप से जंगलों का कटना, जल और वायु प्रदूषण, जंगली जानवरों का हैबिटेट लॉस, वर्षा के स्वरूप में बदलाव, प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि आदि शामिल है। अर्बनाइजेशन कैसे हमारे लोकल क्लाइमेट पर इम्पैक्ट डालता है, इसे हम एक रिसर्च स्टडी से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि देहरादून में एक स्टडी हुई जिसमें अर्बनाइजेशन का एयर क्वालिटी और टेम्परेचर डायनेमिक्स पर प्रभाव देखा गया। इस स्टडी में 2003 और 2003 के बुलटअप एरिया यानी कि कंस्ट्रक्शन, सेटलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आदि को सैटेलाइट इमेजेस के बेस पर कंपेयर किया गया। तो यह पाया कि जैसे जैसे बुलटअप एरिया राइज हुआ, वैसे ही सरफेस टेम्परेचर भी राइज हुआ। साथ ही पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन भी एनवायरमेंट में बढ़ा। इसका प्रमुख कारण ग्रीन एरिया का कम होना और साथ ही CO2 का एनवायरमेंट में कंसंट्रेशन बढ़ना है, जो अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। मैम, क्या हमारी पहाड़ी टोपोग्राफी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन के लिए सूटेबल है, या ये ज्यादा रिस्क क्रिएट करता है? हर्षिता, एक्चुअली हमारी पहाड़ी टोपोग्राफी बहुत ही सेंसिटिव है। उत्तराखंड हिमालय का ये एक भाग है और हिमालयन माउंटेन हर साल 1 सेंटीमीटर की दर से वृद्धि कर रहे हैं, जिस कारण इंडियन प्लेट भी उत्तर की ओर गति कर रही है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में 3 मुख्य टेक्टोनिक जंक्शंस, मेन फ्रंटल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन सेंट्रल थ्रस्ट भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्हीं टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण भूकंप, लैंडस्लाइड, चट्टानों का खिसकना आदि समस्याएं सामने आती हैं। तो इस तरह की हाईली फ्रेजाइल और सेंसिटिव टोपोग्राफी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण, सुरंग निर्माण और विस्फोट, नाजुक ढलानों पर रोड और बिल्डिंग्स का निर्माण पर्वतीय इकोसिस्टम के लिए बहुत ही संवेदनशील है। अभी उत्तराखंड में हाल ही में सिलक्यारा सुरंग का कोलैप्स हो जाना वास्तव में हिमालय के बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित एक बड़े मुद्दे का हिस्सा है। हम क्या बता सकते हैं कि कंक्रीट के ओवरयूज से किस तरह इकोलॉजिकल चेंजेस सामने आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल हर्षिता, कंक्रीट का अधिक उपयोग स्पेशली फॉर रोड, बिल्डिंग और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए मुख्य रूप से हीट आइसलैंड इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। हीट आइसलैंड इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें मानवीय गतिविधियों के कारण शहरी क्षेत्रों का टेम्परेचर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक होता है। अब बात यह है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि कंक्रीट ज्यादा सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और लंबे समय तक हीट को रिटेन करते हैं। साथ ही शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ग्रीन वेजिटेशन भी कम है। इसके अतिरिक्त बिल्डिंग्स एक दूसरे के बहुत पास होती हैं, जो हीट को ट्रैप कर लेती हैं, जिससे एयर फ्लो और वेंटिलेशन भी ठीक से नहीं हो पाता। साथ ही शहरों में ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और एयर कंडीशनर का यूज भी हीट जनरेट करता है। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जो हीट आइसलैंड इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है।
इसके अतिरिक्त कंक्रीट का उपयोग ग्राउंड वाटर रिचार्ज को भी प्रभावित करता है। हर्षिता, जैसे कि हम जानते ही हैं कि रेन वाटर नेचुरली सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है, जी हाँ। परंतु अगर मोस्टली ओपन सर्फेसिस कंक्रीट की हो जाएं तो रेन वाटर इनफिल्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि कंक्रीट एक इम्पर्मिएबल लेयर बनाता है जो पानी को मिट्टी में घुसने से रोकती है, जिस कारण सरफेस रन ऑफ, फ्लडिंग, इरोजन आदि का खतरा बढ़ जाता है, अल्टीमेटली जिससे ग्राउंड वाटर में भी हमारे कमी आ रही है। मैम, क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन इंटरफेरेंस ये दोनों मिलके उत्तराखंड के शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में क्या नए चैलेंजेस ला रहे हैं? हर्षिता, वास्तव में क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण ह्यूमन इंटरफेरेंस ही है, और ये दोनों मिलकर चैलेंजेस का एक जटिल जाल बना रहे हैं, जहां एक और अर्बनाइजेशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन और लैंड यूज चेंजेस के लिए जिम्मेदार है, वहीं दूसरी ओर क्लाइमेट चेंज से रेनफॉल पैटर्न बदल रहा है, कभी बहुत ज्यादा वर्षा तो कभी बहुत कम। साथ ही अन्य एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जैसे हीट वेव्स, फ्लड, ड्रॉट, सी लेवल का राइज होना आदि समस्याएं बढ़ रही हैं। इसी तरीके से डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज में अर्बनाइजेशन के कारण हीट आइसलैंड इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज के कारण हीट वेव्स घातक सिद्ध हो रही हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर हीट स्ट्रेस को कई गुना बढ़ा रहे हैं। साथ ही क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण शहरी क्षेत्रों में अनेक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी सामने आ रहे हैं। हम स्टडीज के अनुसार कौन से शहर या टाउन सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं? हर्षिता, अगर देखा जाए उत्तराखंड में तो सबसे ज्यादा प्रभावित देहरादून है, क्योंकि देहरादून स्टेट कैपिटल होने के साथ साथ सबसे बड़ी सिटी भी है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण देहरादून में रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हुआ, जिसके कारण डिग्रेडेड एयर क्वालिटी और टेम्परेचर डायनेमिक्स जैसे रिजल्ट सामने आए हैं। देहरादून में अर्बनाइजेशन के कारण एग्रीकल्चरल लैंड और फॉरेस्ट लैंड में भी अतिक्रमण हुआ, जिसका सीधा इफेक्ट बायोडायवर्सिटी पर पड़ा और साथ ही लैंडस्लाइड के खतरे भी बढ़ गए। देहरादून के अलावा हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर और हल्द्वानी में भी शहरीकरण व उसके दुष्प्रभावों का अनुभव किया गया। हमारे पहाड़ भी रैपिड अर्बनाइजेशन से पीछे नहीं रहे हैं। हाल ही में 2022 के एंड में आपने न्यूज सुनी होगी, ग्रेजुअल सिंकिंग ऑफ जोशीमठ जो कि चमोली जिले के अंदर आता है, एक ऐसे फ्रेजाइल माउंटेन स्लोप पर बना है जो कि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। अगर आपने अल्मोड़ा का धारानौला वाला एरिया देखा है, वह भी फ्रेजाइल माउंटेन टेरेन पर बना है, जो कि नेचुरल डिजास्टर के लिए बहुत ही ससेप्टेबल है। जी मैम, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरमेंटल रेगुलेशन को बढ़ावा दें? हाँ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कुछ लॉन्ग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स करनी होंगी, जैसे कि फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना। साथ ही अर्बन प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा। फॉरेस्ट मैनेजमेंट और एक्सपेंशन के लिए लोकल कम्युनिटीज, वन पंचायत और महिला मंगल दलों का इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ एम्पावरमेंट भी जरूरी है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को स्मार्ट सिटी डेवलप करने पर फोकस करना होगा, जिसके अंतर्गत ग्रीन एरिया को बढ़ाना, सोलर एनर्जी का यूज करना और वेस्ट मैनेजमेंट कुछ मुख्य लक्ष्य होंगे। हाल ही में शुरू किया गया पर्वतमाला प्रोजेक्ट भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में अच्छा कदम है, जो कि रोड और टनल निर्माण से बेटर ऑप्शन है। उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी परियोजना शहरीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह परियोजना शहरी क्षेत्रों को आधुनिक बनाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करती है। हालांकि इस दिशा में कई चुनौतियां हैं, जिन्हें दूर करने के लिए सरकार और जनता को मिलकर काम करना है। जी मैम, हम जैसे लोग जो आम नागरिक हैं, वो अपना घर बनाते वक्त या लोकल लेवल पे क्या ऐसे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं जो एनवायरनमेंट को सुरक्षित रख सकें? हाँ बिल्कुल हर्षिता, आम आदमी भी घर बनाते समय कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टेप उठा सकते हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट पर कंस्ट्रक्शन के कारण पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। जैसे कि आउटडोर किचन गार्डन के साथ साथ प्लांटेशन और इंडोर प्लांट्स जैसे कि पेथोस, जिसे कॉमन लैंग्वेज में मनी प्लांट भी कहते हैं, के अलावा प्रेयर प्लांट, बर्ड नेस्ट प्लांट, स्नेक प्लांट, पाम, पीस लिली, रबर प्लांट आदि को भी घर के अंदर प्लांट कर सकते हैं, जिससे एयर क्वालिटी इंक्रीज होगी। साथ ही घर बनाते समय सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, साथ ही लेस पैकेज्ड मटेरियल यूज करें ताकि वेस्ट भी कम हो। आजकल घर बनाते समय जो पेंट यूज होते हैं उसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो इनकी जगह पर हम इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक बायोडिग्रेडेबल पेंट्स जो कि प्लांट एक्सट्रैक्ट से बनते हैं उनका यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ बी वैक्स और सीड ऑयल एज अ बेस यूज करना एक आइडियल इको फ्रेंडली अप्रोच है। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को प्रेफर करें, वाटर सेविंग अप्लायंसेस का यूज करें, फर्नीचर
में भी हम बैम्बू, वुड और रिसाइकिल्ड मेटल को यूज कर सकते हैं। और होम डिजाइन करते समय प्रॉपर स्पेसिंग और वेंटिलेशन का ध्यान रखें। साथ ही हीट आइसलैंड इफेक्ट को कम करने के लिए अधिक से अधिक प्लांटेशन करें ताकि कूलिंग इफेक्ट बना रहे। तो इस तरह के हम छोटे छोटे कदम उठाकर अपने एनवायरनमेंट को और खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। जी धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ दोस्तों, शहर बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे भी, क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ रही है। जरूरत है मकानों की, सड़कों की, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रोजगार की। पर सवाल है, क्या ये बढ़ोतरी हमारे लिए और प्रकृति के लिए सस्टेनेबल है? अर्बनाइजेशन गलत नहीं है, लेकिन जब ये बिना प्लानिंग के हो, बिना एनवायरनमेंट को समझे हो, तब ये एक समस्या बन जाता है। तो चलिए सोचते हैं नए तरीके। क्या हम अपने शहरों को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं जो ग्रीन हो? स्मार्ट सिटीज का मतलब सिर्फ वाईफाई जोन्स और ट्रैफिक सिग्नल नहीं। स्मार्ट का मतलब होता है सस्टेनेबल, जहां हम और प्रकृति दोनों साथ साथ जिएं। अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो ये कुछ चीजें याद रखें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूर अपनाएं। स्वदेशी सामग्री का उपयोग करें, जैसे लोकल पत्थर, मिट्टी, ईंटें या बैम्बू। ग्रीन रूफिंग, नेचुरल वेंटिलेशन और सोलर एनर्जी का यूज करें। घर के आसपास पेड़ लगाएं। हर कंक्रीट इंच को हरा भरा बना दीजिए। अर्बन प्लानिंग में कम्युनिटी का भी रोल होना चाहिए। लोगों का अवेयरनेस बढ़ेगा तो सिटीज भी स्मार्ट और सस्टेनेबल बनेगी। दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, बढ़ते शहर। याद रखिए, जिस तरह बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत करनी होती है, उसी तरह शहर बनाने से पहले हमें अपनी प्रकृति को महफूज रखना जरूरी है। आप सुन रहे थे बदलते पहाड़, एक खास क्लाइमेट चेंज सीरीज उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 FM पर। मैं हूँ हर्षिता। मिलूंगी आपसे अगले बृहस्पतिवार शाम 4 बजे। तब तक के लिए याद रखिए, विकास वही सही है जो प्रकृति के साथ चले, उसके खिलाफ नहीं। धन्यवाद।